अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं बोन डेवलपमेंट। तो बोन की जो डेवलपमेंट होती है हमारी ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू हो जाती है। तो जो हमारे लॉन्ग बोन होते हैं वो डेवलप होते हैं फ्रॉम अ कार्टिलेज मोल्ड, जिसको हम एनलागिन कहते हैं, बाय अ प्रोसेस ऑफ एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन। यानी कि पहले कार्टिलेज का मोल्ड बनेगा और उसके बाद उस पर बोन बनेगी। तो इस वाले प्रोसेस को हम एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन कहते हैं और ये लॉन्ग बोन में होती है। लेकिन जो हमारे फ्लैट बोन हैं वो डेवलप होते हैं फ्रॉम अ मेम्ब्रेन, जिसको हम इस प्रोसेस को हम इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन कहेंगे। यानी कि पहले एक मेम्ब्रेन होगी और फिर उसी पे बोन बन जाएगा, कोई कार्टिलेज नहीं बनेगा, पहले ही बोन बन जाएगा। तो उसको हम इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन कहेंगे और उसमें पहले एक कार्टिलेज का मोल्ड बनेगा और उसके बाद उस पर फिर ओसिफिकेशन होगी और बोन बनेगा, तो उसको हम एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन कहेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग बोन की डेवलपमेंट को, यानी कि एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन को। तो हम देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो स्टेप नंबर 1 में हमारा जो एक कार्टिलेज मोल्ड है, जिसको हम एनलागिन कहते हैं, वो कैसे सिंथेसाइज हो रहा है। तो हमारा जो मीजनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पे इसके प्रिकर्सर सेल होते हैं। जो मीजनकाइमल सेल होंगे वो प्रोलिफरेट होंगे, कंडेंस होंगे, डिफरेंशिएट होंगे इनटू द कॉन्ड्रोसाइट्स। यानी कि पहले जो कार्टिलेज फार्मिंग सेल हैं वो बनेंगे, उसके बाद वो कार्टिलेज को बनाएंगे और वो कार्टिलेज फार्मिंग सेल यानी कि कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ से बने, मीजनकाइम से बने। ठीक है, तो ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ब्राउन कलर के जो सेल हैं ये मीजनकाइमल सेल हैं, मीजनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू है, उसके सेल्स हैं। ये क्या करेंगे कि ये प्रोलिफरेट होंगे, कंडेंस होंगे एंड डिफरेंशिएट हो जाएंगे हमारे पास हमारे कार्टिलेजिनस सेल्स में, कॉन्ड्रोसाइट्स में। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स में ये जब डिफरेंशिएट होंगे तो फिर ये बनाएंगे एक कार्टिलेजिनियस मॉडल, जिसको हम एनलागिन कह रहे थे। ठीक है, तो जैसे ही ये मीजनकाइमल सेल डिफरेंशिएट होंगे तो सेंट्रल पोर्शन ऑफ कार्टिलेज मॉडल जो है वो रीअब्जॉर्ब होगा और क्रिएट करेगा मेडुलरी केनाल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कार्टिलेजिनस जो मॉडल था ये अब इसकी बीच में, इसकी सेंटर में इसकी रिजॉर्प्शन हो जाएगी। यानी कि ये यहाँ पे जो कॉन्ड्रोसाइट थे वो अब डाई होने लगेंगे, उनकी डेथ होने लगेगी, या फिर वो साइड में आ जाएंगी यानी कि डायाफाइसिस में आ जाएंगे, शाफ्ट में आ जाएंगे। ठीक है, और बीच में बनेगा एक केनाल जिसको हम मेडुलरी केनाल कह रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारे बाद में मेडुलरी कैविटी बनेगी, जहाँ पे हमारा बोन मेरो रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि जैसे ही ये मेडुलरी केनाल बना तो इसमें फिर ब्लड वेजल्स इन्वेड करेंगी। ब्लड वेजल्स आएंगी तो अपने साथ ओस्टियोब्लास्ट सेल को लेकर आएंगी। अब ये ओस्टियोब्लास्ट सेल क्या करेंगे, यहाँ पे ओसिफिकेशन शुरू करेंगे। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट क्या करेंगे कि कोलेजन प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे और ऑर्गेनिक मैटर्स जो बोन के होते हैं वो प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे और यहाँ पे ओस्टियोइड बनाएंगे। ओस्टियोइड क्या होता है कि अनमिनरलाइज्ड बोन का जो एक पार्ट होता है उसको हम ओस्टियोइड कहेंगे। उसके बाद उसकी मिनरलाइजेशन होगी और वो बनेगी हमारी बोन। ठीक है, फिर ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हमारे शाफ्ट की तरफ गए हैं या जाने की जिसको हम डायाफाइसिस कहते हैं उसकी तरफ गए हैं, इनकी भी आहिस्ता आहिस्ता हाइपरट्रोफी होगी और एपोटोसिस हो जाएगी और फिर यहाँ पे भी ओस्टियोब्लास्ट आ जाएंगे जो कि पहले ओस्टियोइड बनाएंगे और बाद में वो उसको मिनरलाइज करेंगे विद कैल्शियम और इनऑर्गेनिक आयंस, फॉस्फेट वगैरह से। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट क्या करेंगे, बाइंड करेंगे द मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स से एंड डिपॉजिट करेंगे बोन मैट्रिक्स को। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं उनकी एपोटोसिस हो जाएगी। उसके बाद जो है वो ओस्टियोब्लास्ट ने जो ओस्टियोइड बनाया था अनमिनरलाइज्ड बोन पार्टिकल्स, उनको जो है वो मिनरलाइज करेंगे और वहाँ पे हमारे पास बोन बन जाएगी। लेटरली क्या होगा कि ब्लड वेजल्स इन्वेड करेंगी एपिफाइसिस को। ठीक है, एपिफाइसिस को इन्वेड करेंगी, जैसे ये वाले हमारी एपिफाइसिस आ गई
तो यहाँ पे देखें अभी भी कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। देन यहाँ पे जो है हमारा सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर बनेगा और यहाँ पे भी हमारी ब्लड वेजल्स आएंगी। जैसे ही ब्लड वेजल्स एपीफाइसिस को इन्वेड करेंगी तो यहाँ पे भी ओस्टियोब्लास्ट आ जाएंगे और सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर्स देखें हमारे ये ब्लैक वाले जो हैं, यहाँ पे जो ओस्टियोब्लास्ट हैं ये फिर से जो है वो अनमिनरलाइज्ड पहले बोन मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके बाद उसको मिनरलाइज करेंगे तो वहाँ पे हमारी फिर बोन बन जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि इवेंचुअली ये जो कार्टिलेज वाला पार्ट है ये इन दोनों बोन्स के बीच में आ जाएगा, यानी कि ये जो हमारी एपीफाइसिस है और ये जो हमारी डायाफाइसिस बनी है, इन दोनों के बीच में बस एक प्लेट रह जाएगी कार्टिलेज की, जिसको हम कहेंगे ग्रोथ प्लेट या फिर मेटाफाइसिस। तो ये हमारी डायाफाइसिस है और ये हमारी एपीफाइसिस है और इन दोनों के बीच में सिर्फ एक कार्टिलेजिनियस प्लेट रह जाएगी जिसको हम ग्रोथ प्लेट कहेंगे। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि ये जब तक प्यूबर्टी नहीं होती तब तक ये बोन की ग्रोथ में हेल्प करेगी, यानी कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली बोन जो है वो ग्रोथ करते रहेंगे जब तक प्यूबर्टी नहीं आती, और प्यूबर्टी पे फिर ये जो है वो प्लेट्स जो हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी, ये भी ओसिफाई हो जाएंगी और ये दोनों एपीफाइसिस और डायाफाइसिस फ्यूज़ हो जाएंगे और उसके बाद कोई भी बोन में ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कॉन्ड्रोसाइट्स विद इन द ग्रोथ प्लेट अंडरगो सीक्वेंशियल प्रोलिफरेशन हाइपरट्रोफी एंड एपोटोसिस। इन द रीजन ऑफ एपोटोसिस द मैट्रिक्स जो है वो मिनरलाइज होगा एंड इज इन्वेडेड बाय कैपिलरीज प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिएंट्स फॉर द ओस्टियोब्लास्ट व्हिच सिंथेसाइज ओस्टियोइड। द प्रोसेस प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल बोन ग्रोथ। तो ये लॉन्गिट्यूडनल बोन ग्रोथ कंटिन्यू रहती है जैसे मैंने आपको बताया प्यूबर्टी तक। तो जितनी भी ग्रोथ होनी होती है, जितनी भी बंदे की लेंथ बननी होती है वो प्यूबर्टी तक बन जाती है। ठीक है, उसके बाद ये तो था कि एम्ब्रियोजेनेसिस में बोन्स की कैसे ग्रोथ होती है, लेकिन उसके बाद जब बंदा अडल्ट हो जाता है तो फिर उसके बोन्स के साथ क्या होता है अब हम वो देखेंगे। तो वहाँ पे बोन्स की ग्रोथ नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया कि प्यूबर्टी पे वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन बोन्स की रीमॉडलिंग होती रहती है, होम्योस्टेसिस यानी कि उनकी मेंटेनेंस होती रहती है। तो अडल्ट स्केलेटन जो कि अपीयर होता है स्टैटिक, बट वो स्टैटिक नहीं होता क्योंकि उसका कॉन्स्टेंटली टर्नओवर होता रहता है बाय अ लाइटली रेगुलेटेड प्रोसेस जिसको हम रीमॉडलिंग कहते हैं। ठीक है, टर्न ओवर मतलब कि बोन पहले ब्रेक होंगे फिर वो बनेंगे। तो रीमॉडलिंग टेक प्लेस एट अ माइक्रोस्कोपिक लोकस नोन एज बोन और बेसिक मल्टी सेल्यूलर यूनिट जिसको हम BMU कहते हैं। ये BMU यूनिट जो है वो कंसिस्ट करता है ऑफ कपल्ड ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को, यानी कि यहाँ पे दोनों सेल होते हैं ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट, और इन दोनों की साथ मिली हुई एक्टिविटी की वजह से ये बोन रीमॉडलिंग होती रहती है। अब कौन कौन से इवेंट होते हैं एट द BMU पे और वो कैसे रेगुलेट होते हैं, किन किन साइटोकाइन्स जो हैं वो उनको रेगुलेट कर सकते हैं, अभी वो हम देखेंगे। तो एन इम्पोर्टेंट पाथवे डिड कंट्रोल द रीमॉडलिंग इन्वॉल्व्स 3 फैक्टर। तो ये जो सारा पाथवे है उसमें 3 फैक्टर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 है ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ NF कापा बीटा जिसको हम रैंक कहते हैं, विच इज एक्सप्रेस्ड ऑन द ओस्टियोक्लास्ट प्रीकर्सर सेल्स। तो ओस्टियोक्लास्ट के जो प्रीकर्सर सेल हैं जिससे ओस्टियोक्लास्ट बाद में बनने हैं, उन पे एक हमारे पास रिसेप्टर होता है जिसको हम रैंक रिसेप्टर कहते हैं। फिर रैंक लाइगेंड होता है जो कि एक्सप्रेस्ड होता है ऑन द ओस्टियोब्लास्ट एंड स्ट्रोमल सेल्स। तो वहाँ पे जो बोन में जो ओस्टियोब्लास्ट और स्ट्रोमल सेल है उन पे रैंक लाइगेंड लगा होता है। और तीसरे सेल जो हमारे पास होते हैं वो ओस्टियो प्रोटेग्रिन सेल होते हैं जो कि एक सिक्रेटेड डिकॉय रिसेप्टर मेड होता है बाय द ओस्टियोब्लास्ट। ये क्या करता है, ब्लॉक करता है रैंक का इंटररिएक्शन विद द रैंक लाइगेंड, यानी कि ये इन दोनों को आपस में मिलने नहीं देता, क्योंकि अगर रैंक के साथ रिसेप्टर के साथ रैंक लाइगेंड मिल जाएगा तो फिर ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिवेशन हो जाएगी और बोन की रिजॉर्प्शन शुरू हो जाएगी। तो ये उनको कंट्रोल करने के लिए ओस्टियोब्लास्ट इनको सीक्रेट करते हैं ताकि ये रैंक को रैंक लाइगेंड से मिलने ना दे।
ठीक है, तो रिंग सिग्नलिंग जो है वो एक्टिवेट करती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एनएफ कापा बीटा को, विच इज एसेंशियल फॉर द जनरेशन एंड सर्वाइवल ऑफ ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, तो ये दोनों मिलेंगे तो ये एक एनएफ कापा बीटा जो है वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है ओस्टियोक्लास्ट की न्यूक्लियस में। अगर ये स्टिमुलेट होगा तो फिर ओस्टियोक्लास्ट सर्वाइव कर सकेंगे और जो है वो डिवाइड हो सकेंगे, मेच्योर हो सकेंगे। ठीक है, अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो इस पाथवे में मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर आ जाएगा, हमारे पास WNT प्रोटीन्स आ जाते हैं प्रोड्यूस बाय द वेरियस सेल्स बाइंड टू द LRP5 और LRP6 रिसेप्टर्स ऑन द ओस्टियोब्लास्ट और ट्रिगर करते हैं ये प्रोडक्शन ऑफ OPG को। ठीक है, तो बोन जो फॉर्मेशन है और रिजॉर्प्शन है कैन बी फेवर्ड बाय द टिपिंग द रिंग टू OPG रेशियो, यानी कि रिंग टू OPG रेशियो डिटरमिन करता है कि बोन को रिजॉर्ब होना है या अब फिर से उसको बनना है। ठीक है, तो अगर हमें जो है वो बोन को रिजॉर्व करवाना है तो हमें रैंक वाला रेशियो जो है इंक्रीज करना होगा और OPG को डिक्रीज करना होगा, क्योंकि OPG क्या कर रहा था, रैंक और रैंक लाइगेंड के इंटरेक्शन को ब्लॉक कर रहा था। ये OPG है हमारे पास और ये हमारे पास जो है वो रैंक लाइगेंड है और ये रैंक रिसेप्टर है ओस्टियोक्लास्ट पे। तो ये इनको ब्लॉक कर रहा है, इनकी इंटरेक्शन को ब्लॉक कर रहा है। लेकिन अगर हमें बोन की रिजॉर्प्शन करवानी है उसकी रीमॉडलिंग के लिए, उसकी रिन्यूअल के लिए, तो हमें इसको यहाँ से हटाना होगा, इसके रेशो को कम करना होगा। अब इसका रेशो कैसे कम हो सकता है, या तो विटामिन डी हमारे पास आए या फिर इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस आए या ग्रोथ फैक्टर्स हो या पैराथायरॉयड हार्मोन हो या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो या ग्रोथ हार्मोन हो। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं कि ये हमारे पास OPG के जो रेशो है उसको कम करते हैं और रैंक के रेशो को इंक्रीज करते हैं। अब जैसे ही रैंक लाइगेंड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ओस्टियोब्लास्ट पे, तो ये क्या करेगा, रैंक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और NF कापा बीटा को स्टिमुलेट करेगा। NF कापा बीटा इंक्रीज होगा, स्टिमुलेट होगा, तो ये क्या करवाएगा, ओस्टियोक्लास्ट प्रीकर्सर सेल की मेचुरेशन कराएगा इनटू द एक्टिव ओस्टियोक्लास्ट सेल। अब ये ओस्टियोक्लास्ट सेल जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये स्टार्ट करेगा बोन की रिजॉर्प्शन को। अब हम देखते हैं कि इसमें बोन की रिजॉर्प्शन ओस्टियोक्लास्ट कैसे करवाएंगे। ठीक है, तो ये जो ओस्टियोब्लास्ट है हमारे पास, ये प्रोड्यूस करेंगे ओस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अब ओस्टियोक्लास्ट जो है जब स्टिमुलेट हो जाएगा तो ये क्या करता है, यहाँ पे पहले ये क्या करता है कि डिसोलिएशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स करता है, यानी कि जो मिनरल्स हैं। उसके बाद ये डाइजेस्ट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि कोलेजन वगैरह जो है। अब ये ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, इन द सब ओस्टियोक्लास्टिक कंपार्टमेंट में, जो इनके नीचे जो बोन वाला कंपार्टमेंट है, सब ओस्टियोक्लास्टिक कंपार्टमेंट, उसमें जो है वो ये हाइड्रोजन आयंस को सिक्रीट करते हैं। तो वहाँ पे pH डिक्रीज हो जाती है और जो मिनरल्स हैं वो सोल्यूबलाइज हो जाते हैं। और फिर ये क्या करते हैं कि उन मिनरल्स को निकाल कर हमारे पास ब्लड में जो है वो भेज देते हैं, ताकि फिर वो दोबारा जब बोन की रिन्यूअल हो, जब वो दोबारा से बने, तो वो वहाँ पे जो है वो इस्तेमाल हो सके। उसके बाद ये कुछ एंजाइम्स को रिलीज करता है हमारा ओस्टियोक्लास्ट, जैसे कोलेजिनेज हो गया, साइटोकाइंस हो गए, जो क्या करते हैं, डिसेंबल करते हैं द मैट्रिक्स एंड प्रोटीन इनटू द अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स के जो प्रोटीन्स हैं, जो कोलेजन है, उसको जो है वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करके ये भी ब्लड में भेज देगा, ताकि ये दोबारा से जो है वो यूज हो सके, दोबारा से जब बोन बनेगी। जैसे बोन इज ब्रोकन डाउन टू इट्स एलिमेंटल सब यूनिट सब्सटेंस are released into the microenvironment that initiate its renewal। अब जब ये सारे जो मैट्रिक्स से रिलीज हुए हैं, मैट्रिक्स प्रोटीन और जो इनऑर्गेनिक आयंस, ये सारे जो हैं वो वहीं पे आ जाएंगे एंड ये इनिशिएट करेंगे अब एक्टिवेट करेंगे ओस्टियोब्लास्ट सेल को। ये क्या करेंगे कि ये दोबारा से कोलेजन को सिंथेसिस करेंगे एंड देन वो मिनरलाइज करवाएंगे हमारे बोन को और दोबारा से हमारी बोन जो है वो डेवलप होगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह।